नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। चंपावत में बीजेपी के पूर्व नेता पर नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोप में कांग्रेस ने कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया। हरिद्वार में देवपुरा चौक पर इकट्ठा हुए कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए पुतला जलाया और साथ ही आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी नेता का आरोप है कि बीजेपी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, जबकि बीजेपी के नेता ही महिलाओं और बच्चियों का सम्मान नहीं कर रहे। वहीं आपको बता दें कि चंपावत जिले में बीजेपी के मंडल अध्यक्ष रहे कमल रावत पर एक नाबालिग लड़की द्वारा दुष्कर्म के आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और दुष्कर्म के आरोप लगने के बाद पार्टी ने कमल रावत को निष्कासित कर दिया। बता दें कि चंपावत की ये तस्वीरें हैं जहां पर बीजेपी नेता पर दुष्कर्म के आरोप लगे हैं। हरिद्वार में देवपुरा चौक पर इकट्ठा हुए कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए पुतला जलाया और साथ ही आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की जा रही है। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी नेताओं का आरोप है कि बीजेपी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, जबकि बीजेपी के नेता ही महिलाओं और बच्चियों का सम्मान नहीं कर रहे। वहीं आपको बता दें कि चंपावत जिले में बीजेपी के मंडल अध्यक्ष रहे कमल रावत पर एक नाबालिग लड़की द्वारा दुष्कर्म करने के आरोप लगाए गए थे। साथ ही पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और दुष्कर्म के आरोप लगने के बाद पार्टी ने कमल रावत को निष्कासित कर दिया। जो सुशासन के नाम पर जिस तरह से पूरे प्रदेश के अंदर कुशासन फैला हुआ है बीजेपी की सरकार में, किस तरह से महिलाओं का शोषण हो रहा है, उसको लेकर आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के और जिला कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर यह पुतला दहन किया हुआ है और इसमें सरकार को आगाह किया है कि तुरंत इस तरह के कुकृत्य करने वालों को सजा दे, अन्यथा इसमें एक उग्र रूप में बहुत ही बड़ा जन आंदोलन करना पड़ेगा हमें। पूरा प्रदेश एक बार अंकिता के रूप का दंश झेल रहा है और इनकी अगर उसको अंकिता के कातिलों को अब तक सजा देने का प्रावधान हो जाता तो कोई अगला आगे आने की हिम्मत ना करता। विकासनगर में शिमला बाईपास रोड पर पूर्व फौजी को एक ट्रक ने कुचल डाला। हादसे में स्कूटी सवार पूर्व फौजी की मौके पर ही मौत हो गई और घटना की सूचना मिलते ही कुल्हाल पुलिस चौकी इंचार्ज समेत पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच जांच में जुट गई। वहीं साथ ही घटनास्थल से मौके से फरार हुए मिक्सर ट्रक को थोड़ी सी दूरी पर घेर कर पकड़ लिया गया। और दरअसल बता दें कि शिमला बाईपास रोड पर नेशनल हाईवे निर्माण का कार्य चल रहा है, जिसके चलते जगह जगह बैरिकेड्स और रास्ते अवरुद्ध है। इस घटना में नेशनल हाईवे का काम कर रही कंपनी के घोर लापरवाही सामने आ रही है। यहाँ धर्मावाला क्षेत्र में कुंजा गांव तक जगह जगह रास्ता अवरुद्ध और बैरिकेड लगे हैं, जिसके चलते राहगीरों को बड़ी दिक्कतें और खतरे का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बता दें कि अमरीक सिंह पूर्व फौजी गुरुद्वारा पांवटा साहिब में सेवा करते थे और घटना के वक्त वो पांवटा साहिब गुरुद्वारा की ओर जा रहे थे, तभी अचानक ट्रक की चपेट में आकर उनकी मौत हो गई। हरिद्वार में बढ़ते शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए स्कूल बंद करने का ऐलान किया गया। शीतकालीन मौसम के लिए सरकारी स्कूल में 15 दिन के लिए ताले लग गए हैं। सरकार की ओर से 1 जनवरी से 15 जनवरी तक सर्दकालीन अवकाश घोषित किया गया। बच्चे 15 दिन तक अपने घरों पर ही रहेंगे। सर्दकालीन अवकाश खत्म होने के बाद ही 16 जनवरी को ही स्कूल खुलने पर बच्चे पढ़ने के लिए यहां पहुंचेंगे। कक्षावार अध्यापकों की ओर से ग्रुप बनाकर बच्चों के अभिभावकों को जोड़ा गया, जिसके जरिए बच्चे अध्यापकों के संपर्क में रहेंगे। बता दें कि हरिद्वार में 1 से 15 तारीख तक के लिए स्कूल बंद का ऐलान किया गया। दरअसल शीतकालीन
सर्द मौसम के चलते बच्चों की छुट्टी का ऐलान किया गया है और ग्रुप बनाकर बच्चों के अभिभावकों को जोड़ा गया, जिससे अध्यापक के संपर्क में बच्चे रहेंगे। इसलिए बता दें कि हरिद्वार में बढ़ती शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए स्कूल बंद करने का ऐलान किया गया। शीतकालीन मौसम के लिए सरकारी स्कूलों में 15 दिन तक के लिए ताले लग गए हैं। उधम सिंह नगर से आपको एक बड़ी खबर आपको बता दें कि हमेशा चर्चाओं में रहने वाली उत्तराखंड की एक प्रसिद्ध दरगाह फिर से चर्चाओं में आ गई है। ये चर्चा जिम्मेदार अधिकारी की लापरवाही की वजह से है, जो धार्मिक स्थलों पर राजनीति करने से नहीं चूक रहे। बता दें कि उधम सिंह नगर के जसपुर ग्राम पतरामपुर रेंज में स्थित कालू सैयद बाबा दरगाह उत्तराखंड में प्रसिद्ध है। देश के कोने कोने से लोग इस दरगाह पर आते हैं, लेकिन इस दरगाह का विवादों से भी नाता जुड़ा हुआ है। दरगाह को अपने कब्जे में लेने के लिए और दरगाह को गतिशील बनने के लिए लंबे समय से यहां विवाद चल रहा है। विवाद को खत्म करने के लिए स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने उत्तराखंड वक्फ बोर्ड को एक प्रस्ताव भेजा, जिसको लेकर वक्फ बोर्ड की अध्यक्षता में दरगाह की कमेटी नियुक्त कर दी गई थी, जिसके बावजूद अभी तक दरगाह की जिम्मेदारी नहीं दी गई है। पीड़ित का कहना है कि वक्फ बोर्ड ने हमारे हक में आदेश कराकर, लेकिन दरगाह पर काबिज लोग अपना कब्जा छोड़ने का नाम नहीं ले रहे, जिसकी जानकारी जसपुर एसडीएम को भी दी गई है। इसके बावजूद भी एसडीएम द्वारा मामले को टाल मटोल किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव तैयारी को लेकर भाजपा 5 सांगठनिक कार्यक्रम शुरू करने जा रही है, जिनके कार्यान्वयन के लिए प्रदेश सरकार पर टीम का गठन किया गया। इन सभी अभियानों की जानकारी प्रदेश नेतृत्व केंद्र को भेजेगा। काशीपुर में प्रदेश स्तरीय 2 दिन के बैठक संपन्न होने के बाद पार्टी ने उसमें लिए गए फैसलों पर अमल करना शुरू कर दिया। वहीं आपको बता दें कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट के निर्देश पर ये टीमें बनाई गई हैं। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल ने भी बताया कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं। पार्टी ने गांव गलो अभियान के प्रदेश महामंत्री खिलेंद्र चौधरी को संयोजक और मुनीश सैनी, गोविंद पिख्यावाल, श्रीपाल राणा को सह संयोजक बनाया है। दीवार लेखन टीम का नेतृत्व प्रदेश के आदित्य चौहान करेंगे और उनके साथ ही सह संयोजक के रूप में चंडी प्रसाद भट्ट, गुरविंदर सिंह गंडोक और दिनेश आर्य रहेंगे। से भारतीय जनता पार्टी ने समाज के सभी वर्गों तक नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जो विकास हुआ है वो उन सब तक पहुंचे, उन सबको उसकी जानकारी हो। इसके लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम किए हैं, जो होने वाले कार्यक्रम हैं। उनमें गांव चलो अभियान एक कार्यक्रम है कि प्रत्येक गांव में जाना होगा और लगभग 24 घंटे का प्रवास का कार्यक्रम उसी गांव में हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा, हमारे नेता और पदाधिकारियों के द्वारा किया जाएगा। उसके अलावा प्रत्येक बूथ पर हम 5 कमल बनाने का एक कार्यक्रम हमने लिया है। भाजपा श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक मौके पर 22 जनवरी को दीपावली का उत्सव मनाएगी। प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल ने बताया कि कार्यकर्ता अन्य संस्थाओं के सहयोग से 1 से 15 जनवरी के बीच अयोध्या से आए अक्षत कलशों को घर घर पहुंचाकर श्री राम मंदिर दर्शन का आमंत्रण पत्र देंगे और 22 जनवरी को अपने आसपास के सभी मंदिरों में भजन कीर्तन का आयोजन करेंगे। तो वहीं कार्यकर्ता अपने घर के मंदिर में 5 दिए जलाकर अपने घर में दीपावली की तरह सजावट करेंगे। बता दें कि भाजपा श्री राम मंदिर प्राण
प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक मौके पर 22 जनवरी को दीपावली का उत्सव मनाएगी। प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल ने बताया कि कार्यकर्ता अन्य संस्थाओं के सहयोग से 1 से 15 जनवरी के बीच अयोध्या से आए अक्षत कलशों को घर घर पहुंचाकर श्री राम मंदिर दर्शन का आमंत्रण पत्र देंगे और 22 जनवरी को अपने आसपास के सभी मंदिरों में भजन कीर्तन का आयोजन करेंगे। तो वहीं कार्यकर्ता अपने घर के मंदिर में 5 दिए जलाकर अपने घर में दीपावली की तरह सजावट करेंगे। 22 जनवरी का दिन सभी सनातनी भाई बहनों के अंदर, पूरे विश्व के अंदर जो निवास करने वाले हैं, वो ऐतिहासिक दिन है। भगवान श्री राम की उस दिन वहां पर विराजमान होने वाले हैं, जिसमें मुख्य अतिथि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी रहने वाले हैं। उस दिन को दीपावली के रूप में पूरे सभी सनातन धर्मावलंबी और जिनके राम के प्रति आस्था है, उसे एक दीपावली के रूप में मनाने वाले हैं। सभी घरों में दीपदान होगा, सभी घरों में दीपावली का उत्सव होगा और निश्चित रूप से जो भारत के मानबिंदु है, उसके लिए मील का पत्थर साबित होगा कि भगवान श्री राम को 500 वर्षों के बाद ये न्याय मिला है सनातन धर्मावलंबियों को। निश्चित रूप से जिन लोगों की इसमें इतने लंबे समय तक कुर्बानियां रही, उनके लिए भी एक बहुत श्रद्धांजलि होगी और हम सबके लिए सुखद क्षण होगा कि वास्तव में हम भारत में निवास करने वाले हमारे प्रभु श्री राम उस दिन विराजमान होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में भू कानून के संबंध में उच्च स्तरीय बैठक लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए और भू कानून के लिए बनाई गई कमेटी द्वारा बड़े पैमाने पर जन सुनवाई की जाए और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों और विशेषज्ञों की राय ली जाए। भू कानून के लिए विकेंद्रीकृत व्यवस्था के लिए गढ़वाल और कुमाऊं कमिश्नर को भी शामिल किया जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि समिति द्वारा विशेषज्ञों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों के सुझाव के आधार पर तेजी से ड्राफ्ट बनाया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा सभी निर्णय प्रदेश के हित में लिए जा रहे हैं। राज्य सरकार की जन भावनाओं के अनुरूप जो राज्य हित में जो सर्वोपरि होगा, सरकार द्वारा उस दिशा में निरंतर कार्य किए जाएंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में भू कानून के संबंध में उच्च स्तरीय बैठक लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए और कहा कि भू कानून के लिए बनाई गई कमेटी द्वारा बड़े पैमाने पर जन सुनवाई की जाए और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों और विशेषज्ञों की राय ली जाए। भू कानून के लिए विकेंद्रीकृत व्यवस्था के लिए गढ़वाल और कुमाऊं कमिश्नर को भी शामिल किया जाए। वहीं मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि समिति द्वारा विशेषज्ञों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों के सुझाव के लिए आधार पर तेजी से ड्राफ्ट बनाया जाए और साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा सभी निर्णय प्रदेश के हित में लिए जा रहे हैं। राज्य के जन भावनाओं के अनुरूप जो राज्य हित में जो सर्वोपरि होगा, सरकार द्वारा उस दिशा में निरंतर कार्य किए जाएंगे। विकासनगर में शिमला बाईपास रोड पर पूर्व फौजी के ट्रक से कुचलकर मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बता दें कि ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि एनएच का निर्माण कार्य जारी है, जिसमें निर्माण कर रही कंपनी की लापरवाही भी देखने को मिल रही है। लोगों को रात के वक्त आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मृतक अमरीत सिंह पूर्व फौजी गुरुद्वारा पांवटा साहिब में सेवा करते थे। घटना के वक्त वो भी पांवटा साहिब गुरुद्वारा की ओर से जा रहे थे और तभी ये हादसा हो गया। गर्मियों के सीजन में अक्सर जंगल में आगजनी की घटनाएं सामने आती रहती हैं। हालांकि उत्तराखंड के जंगल इस बार सर्दियों में भी धधक रहे हैं। प्रमुख वन संरक्षक अनूप मलिक के अनुसार सर्दियों में आग लगना थोड़ा सा विचित्र जरूर है। हालांकि इसका मुख्य कारण बारिश न होने के बराबर होना बताया जा रहा है। वहीं बता दें कि वन विभाग ने आगजनी की घटनाओं को लेकर एडवाइजरी भी जारी की है। एडवाइजरी में वन विभाग के कर्मचारियों को गश्त बढ़ाने और स्थानीय लोगों का सहयोग प्राप्त करने के लिए कहा गया है।
बता दें कि देहरादून की ये तस्वीरें हैं, जहां पर बता दें कि देहरादून में उत्तराखंड के जंगलों में आग धधक रही है। बता दें कि बारिश ना होना मुख्य कारण बताया जा रहा है। वहीं घटनाओं को लेकर भी एडवाइजरी जारी की गई है और प्रमुख वन संरक्षक अनूप मलिक के अनुसार सर्दियों में आग लगना थोड़ा सा विचित्र जरूर है, हालांकि इसका मुख्य कारण बारिश ना के बराबर बताया जा रहा है। बता दें कि वन विभाग ने आगजनी की घटनाओं को लेकर एडवाइजरी भी जारी कर दी है। एडवाइजरी में वन विभाग के कर्मचारियों को गश्त बढ़ाने और स्थानीय लोगों का सहयोग प्राप्त करने के लिए कहा गया है। सर्दियों में इस साल तो बारिश बिल्कुल नहीं हुई है। पिछले सालों में आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया है कि नवंबर एंड में या दिसंबर के पहले हफ्ते में बारिशें हो जाती हैं, तो अब यार बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई। तो एक तो ये मेन कारण तो यही है। और एडवाइजरी जारी की हैं लोग, क्योंकि सर्दियों में आग लगना थोड़ा सा विचित्र है, लेकिन मेन कारण यही है कि अब की बार बारिश नहीं हुई। एडवाइजरी जारी कर दी है, लोग गश्त बढ़ाएं और गांव वालों का सहयोग प्राप्त करें। ग्रामीणों ने कॉर्बेट नेशनल पार्क के ढेला झरना पर्यटन जोन में पर्यटकों की आवाजाही रोक दी है, जिसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग 1 दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि ग्रामीण अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने धरना देते हुए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का ढेला झरना पर्यटन जोन को बंद कर दिया। इस पर ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से वन विभाग चयनित बाघ को ट्रैकुलाइज नहीं कर पाया, जिससे गांव में आतंक फैला हुआ है। बता दें कि ग्रामीण लंबे समय से विभिन्न मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और बता दें कि ग्रामीणों की मांग है कि बाघ के हमले से दिसंबर महीने में मारी गई अनीता देवी के परिवार को 25 लाख रुपए का मुआवजा और बाघ के हमले से दिसंबर महीने में घायल अंकिता का इलाज कॉर्बेट प्रशासन अपने खर्चों पर करवाए। बता दें कि ग्रामीण ने कॉर्बेट नेशनल पार्क के ढेला झरना पर्यटन जोन में पर्यटकों की आवाजाही रोक दी है, जिसके बाद पुलिस बल ने प्रयोग 1 दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं बता दें ग्रामीण अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान धरना देते हुए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का ढेला झरना पर्यटन जोन को बंद कर दिया गया। इस पर ग्रामीणों ने कहा कि लंबे समय से वन विभाग चयनित बाघ को ट्रैकुलाइज नहीं कर पा रहा है, जिससे गांव में आतंक फैला हुआ है। बता दें कि ग्रामीण लंबे समय से विभिन्न मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामीणों की मांग है कि बाघ के हमले से दिसंबर महीने में मारी गई अनीता देवी के परिवार को 25 लाख रुपए का मुआवजा और बाघ से हमले में दिसंबर के महीने में घायल अंकिता का इलाज कॉर्बेट प्रशासन अपने खर्चों पर करवाए। उधम सिंह नगर जनपद में जिला मुख्यालय में जिला प्रशासन द्वारा सरस मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में सरस मेले की तैयारी को लेकर जिला अधिकारी उदयराज सिंह, मुख्य विकास अधिकारी विशाल मिश्रा और नगर निगम की टीम के साथ गांधी पार्क में पहुंचकर मौके का निरीक्षण किया गया और साथ ही जिला अधिकारी ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए और 10 दिन तक चलने वाले इस मेले का शुभारंभ सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे, जिसमें जल कल्याणकारी योजनाएं से लाभान्वित हुई महिलाओं को प्रोत्साहित भी किया जाएगा। बता दें कि उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय में जिला प्रशासन द्वारा सरस मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में सरस मेले की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी उदयराज सिंह, मुख्य विकास अधिकारी विशाल मिश्रा और नगर परिषद की टीम के साथ गांधी पार्क में पहुंचकर मौके से निरीक्षण किया गया। साथ ही जिलाधिकारी ने जरूरी दिशा निर्देश भी दिए और 10 दिन तक चलने वाले इस मेले का शुभारंभ सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे, जिसमें जल कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित हुए महिलाओं को प्रोत्साहित भी किया जाएगा। जान रहे हैं कि हम लोगों ने एक कार्यक्रम यहाँ पर रखा है
सरस मेले का कार्यक्रम। तो सरस मेले का कार्यक्रम तो 10 दिन चलेगा, लेकिन उस कार्यक्रम में इस जनपद के जो विभिन्न योजनाओं से जुड़े लाभार्थी हैं, विशेषकर महिलाओं को हम लोग यहाँ पर ले आएंगे। हमारे तमाम जो स्टॉल्स लगेंगे जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा तैयार किए गए हैं। एक मेगा कार्यक्रम जैसे अन्य जनपदों में हुए हैं, तो हम लोग भी एक कार्यक्रम कराने की पूरी एक प्लानिंग बनाए। 23 ट्राई क्लब हल्द्वानी अपना पहला स्थापना दिवस मना रहा है और ऐसे में ट्राई क्लब द्वारा नए साल के मौके पर फन रन का आयोजन कर रहा है, जो 7 जनवरी को आयोजित की जाएगी, जिसमें हर उम्र के लोग प्रतिभाग करेंगे। वहीं 23 ट्राई क्लब हल्द्वानी के संयोजक संजय रावत ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि 23 ट्राई क्लब का मकसद स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करना है, ताकि हमारे समाज से नशे जैसी बुराइयों को दूर किया जा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि उनका क्लब आर्थिक रूप से कमजोर खिलाड़ी जो उत्तराखंड को बड़े प्लेटफॉर्म पर प्रेजेंट करते हैं, उनको वो हर संसाधन उपलब्ध करवाता है जिसकी उसको जरूरत होती है। ट्राई क्लब के संयोजक संजय रावत ने कहा कि 7 जनवरी को सुबह 7 बजे से संगम बैंकेट हॉल में फन रन की शुरुआत की जाएगी, जो 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर की दौड़ आयोजित की जाएगी। ये पहली बार हमारा इवेंट हो रहा है, 1 साल कंप्लीट। अब वैसे हमारे क्लब में 2 इवेंट हो चुके हैं, एक रेन रन हो चुका है और अभी जो है हमारा 1 साल कंप्लीट होने में ये एनिवर्सरी रन कराई जा रही है, जो एक फन रन है जिसमें 5 और 10 किलोमीटर की रन है। और इसमें बहुत सारी और फंक्शंस होंगे, अंदर डांस फंक्शंस हैं, ब्रेकफास्ट लंच वगैरह सब कुछ है और 200 से 250 लोग इसमें दौड़ रहे हैं। तो काफ़ी एक अच्छा इन्वायरमेंट है, काफ़ी लोग बहुत एक्साइटेड रहते हैं हमारे क्लब को ज्वाइन करने के लिए। तो मेरा नाम प्रियंका माचले है। थैंक यू। पड़ोसी देश नेपाल की राजधानी काठमांडू में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्राधिकरण विभाग ने डोमेस्टिक हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के तौर पर विकसित कर यात्रियों को सुविधाएं दी और नेपाल के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के अधिकारी युवा डीजीसीए प्रदीप अधिकारी के माध्यम से लगातार यात्रियों की सुविधाओं को लेकर एयरपोर्ट्स के क्षेत्र में विकास कार्य किए जा रहे हैं। काठमांडू से विश्व परिषद पर्यटन स्थल पोखरा डोमेस्टिक हवाई अड्डे का विस्तारीकरण कर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।